निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है? यूराल, आल्प्स, एंडीज या फिर अपलेशियन। तो किसका निर्माण हुआ है? यह हुआ है एंडीज पर्वत का निर्माण, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका जो निर्माण है प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से ही हुआ है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है भागीरथी एवं अलकनंदा में, मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, नर्मदा एवं ताप्ती में, यमुना एवं चंबल में। तो सबसे गहरी घाटी कहाँ पाई जाती है? भागीरथी एवं अलकनंदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जलवायु का प्रकार एक तरफ है और एक तरफ दिया है उस मतलब कौन देश में है। विषुवत-रेखीय जलवायु ये कहाँ पे है? मानसूनी जलवायु ये कहाँ पे है? भूमध्य सागरीय जलवायु ये कहाँ पे है? और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ये कहाँ पर है? तो आइए देख लेते हैं। विषुवत-रेखीय जो जलवायु है यह कहाँ पे है? यह जावा में है। और मानसूनी जो जलवायु है यह श्रीलंका की है। भूमध्य सागरीय साइप्रस की है और उष्ण मरुस्थलीय यह नामीबिया की है। तो इस तरह से ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष भर समान उच्च तापक्रम तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश या फिर विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। तो यह कहाँ की विशेषता है? यह विशेषता है विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की, यानी कि डी विल बी राइट। अगला प्रश्न लेते हैं। और थानथवेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? प्रभावी तापमान, वर्षण सूचक, संभावी वाष्पन पारश्वसन, संभावी वर्षण। किस पर आधारित है? यह आधारित है बिल्कुल संभावी वाष्पन पारश्वसन की। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। एक प्लेट की दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है अभिवहन, अवनयन, अभिसरण या फिर संवहन। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसको बोलते हैं अवनयन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है? ब्राज़ीली, भारतीय, तिब्बतीय या फिर अरेबियाई। इसको कहते हैं तिब्बतीय पठार। सी बिल्कुल सही है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। प्रायद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? लोथियन ग्रीन, वेगनर, लॉर्ड केल्विन, लैपवर्थ एवं लव के द्वारा। यह किया गया है वेगनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय बल या फिर सागरीय नीतल प्रसरण। तो कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? बिल्कुल सही, तापीय संकुचन, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। ये बेसिकली कहाँ की श्रेणियाँ हैं? आइए सुबिल करते हैं। जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के नाम से हिमालय के उत्तर में फैली हुई जो पर्वतमालाएं हैं उनको जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ट्रांस हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण क्रम है वह कौन सा है? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो कहाँ से कैसे क्रम है? वो जो उत्तर से दक्षिण यानी कि इधर से ऐसे जो है कैसे क्रम है इसका है? कराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। इसको आप याद कर सकते हैं कलेजा से, यानी कि कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इसमें कराकोरम है नहीं तो लद्दाख आएगा और जास्कर, यानी कि 2 4 2 4 2 में है। अब एक बात फंस रही है,
पीर पंजाल और जो धौलाधर चोटियाँ हैं यह मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में हैं, ठीक है ना। तो जब ये मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में है तो क्या हो जाएगा, ये पीर पंजाल आएगा, उसके बाद आएगा जास्कर। तो यानी कि 2 4 3 1, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, पेनाइन्स फ्रांस, सियरा नेवादा कनाडा, वासेस इटली। कौन सी पर्वत श्रृंखला इसमें से सुमेलित है? यह सुमेलित है कौन सा? ए वाला। ब्लैक फॉरेस्ट बिल्कुल जर्मनी में है, जबकि पेनाइन्स कहाँ पे है? यह इंग्लैंड में है, यह इंग्लैंड में है। और सियरा नेवादा कहाँ पे है? यह यूएसए में है। और वासेस कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। इसको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शीत प्रदेशों में ऋतु अक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? भौतिक, जैविक, रासायनिक या फिर ये सभी? तो यह कौन सा है? यह जैविक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है, एक तरफ दिया राष्ट्रीय पार्क और एक तरफ दिया राज्य। एराविकुलम, एराविकुलम कहाँ पे है? यह केरल में है। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक में है। हेमिस जम्मू एवं कश्मीर में है। सिरोली मणिपुर में है। ए का 2, बी का 1, सी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय में अल्पाइन जोन माध्य समुद्र से कितनी ऊंचाई पर मिलती है? 2000 से 3000 मीटर, 2000 से 3500 मीटर, 3500 से 4000 मीटर या फिर 3500 से 4500 मीटर? कौन सा है? ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी किसके कारण बनती है? अपरदन, अपक्षयण, निक्षेप या फिर निथारणा? तो यह मिट्टी बनती है अपक्षयण के कारण, यानी कि अपक्षय के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में नहरी सिंचाई की सृजित क्षमता एवं प्रयुक्त क्षमता में पर्याप्त अंतराल है। अंतराल क्यों है? आइए समझते हैं। किसान उदासीन रहते हैं, बड़े पैमाने पर जल प्लावन हो जाता है, नहरों से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, नलकूप सिंचाई से प्रतिस्पर्धा रहती है। कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी, बड़े पैमाने पर जल प्लावन हो जाता है, तो बी विल बी राइट। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का संबंध है लौटती मानसून से, तड़ित झांझावत से, समशीतोष्ण चक्रवात से या फिर स्थानीय संवहन से? इसका कैसा संबंध है? लौटती मानसून से इसका संबंध है, तो ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा पत्तन पोत निर्माण से संबंधित है? विशाखापत्तनम, पारादीप, कोच्चि या फिर हल्दिया? यह है कोच्चि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है, पश्चिम की ओर विक्षोभों की आवर्तिता अधिक होती है। कौन सा करेक्ट होगा? तो वी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश में? यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेस में। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, इसके साथ साथ केबीएस, टीजीटी और पीजीटी के लिए जो भूगोल का प्रैक्टिस सेट है उसके लिए यह सेशन रोज़ होता है। तो आप रोज़ सुबह में 10 बजे विजिट करें और इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय करें और इसके साथ साथ अपनी तैयारी को जांचें, परखें और फिर जहां आपको कमी लगे वहां आप उसको सुधार करें। चलिए, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि इस क्वेश्चन की जहां आवश्यकता होगी वहां व्याख्या की जाएगी, तो आप पेपर और पेन जरूर लेके बैठें जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है? प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या,
प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति हजार व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, या फिर जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या। तो कौन सा एक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है, हो जाएगा डी, जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रादेशिक विकास के कुछ सामाजिक सूचक हैं, जैसे प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति हजार व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, उत्पादन का ऊंचा स्तर, रोजगार का ऊंचा स्तर तथा आय का ऊंचा स्तर। ये कुछ क्या है, ये सामाजिक सूचक हैं प्रादेशिक विकास के। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली अस्थायी पवन है, चिनूक है, फान है, मिस्ट्रल है, या फिर बोरा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ 4 क्वेश्चन है। यहाँ से जो इस 4 पवनें दी गई हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको फान कहते हैं और यह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? निलंबित घाटी, वी आकार की घाटी, रिप्ट घाटी, या फिर अंध घाटी। तो किसका निर्माण होता है? यह होता है रिप्ट घाटी का, यानी कि सी विल बी राइट। भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगें कहाँ उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी के सतह पर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर ऊपरी केंद्र में, या फिर पृथ्वी के सतह पर ऊपरी केंद्र में। तो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? यह उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मुंबई में से कौन निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नहीं है? मुंबई, कोलकाता, कांडला, या फिर नोएडा। कौन सा नहीं है? यह कोलकाता नहीं है। तो बी ऑप्शन बड़े आराम से सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समय तथा दूरी बढ़ने पर अधिगम्यता यानी कि लागत घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि समय और दूरी बढ़ने पर अधिगम्यता यानी कि जो लागत है वह घटेगी या फिर बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? वह घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, विशाखापत्तनम, मुंबई, या फिर दाहेज। कौन सा है? यह दाहेज है जो आयात निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है रसायन सामग्री के सेंस में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र नहीं है पूछा गया है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, या फिर उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर। कौन सा मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र नहीं है? तो यह हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की उपज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेल्वास, लानोज, कंपास, या फिर स्टेपी। तो इसकी उपज जो है किससे संबंधित नहीं है? वह है स्टेपी, यानी कि स्टेपी जलवायु। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। टेरा रोसा मृदा से कौन सी फसल संबंधित है? चाय, काफ़ी, गन्ना, या फिर कपास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बड़े आराम से हो जाएगा, यानी कि कॉफ़ी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? चरनोजम मिट्टी, लाल मिट्टी, पाड़जाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो जो गेहूं की कृषि होती है वह शीतोष्ण घास प्रदेशों में चरनोजम मिट्टी पाई जाती है, जो गेहूं फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है? पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी को, उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड को, दक्षिण में पोर्टलैंड, पोर्ट हालैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन को, या फिर उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा को किसको जोड़ता है? तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा को जोड़ता है। दैट मीन्स डी ऑप्शन सही है। जापान में इस्पात मिलें यानी कि मिलें जो होती मिल तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती हैं? लौह अयस्क भंडारों की समीपता के लिए,
स्थानीय बाजारों की समीपता के लिए, सस्ते श्रम की उपलब्धता के लिए, या फिर डी आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करने के लिए। किस लिए की जाती हैं? यह होता है आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करने के लिए। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? कार्टन, डटन, हटन या फिर डाल्टन ने? तो एक रूपतावाद का जो सिद्धांत है इसको दिया था हटन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रतिपादन ये कहाँ के थे? ये स्कॉट्स के थे और वर्ष 1785 में दिया था। कब दिया था? 1785 में दिया था और यह स्कॉट के थे। इन्होंने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थी, ये इन्होंने बताया था। अगला प्रश्न लेते हैं। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? वी वारेनियस, ए वान हम्बोल्ट, ई कांट या फिर सी रिटर ने? यह क्या था? ई कांट ने, यानी कि किसने? इमैनुअल कांट ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। चल जाती ढाल सिद्धांत यानी कि हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने दिया था? सी डार्विन, ए गाडी, आर ई हटन या फिर सी ए कॉटन ने? यह दिया है हटन ने, आर ई हटन ने। तो सी ऑप्शन इस तरह से सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्ण घास के मैदान है? कंपोज, लानोज, डाउन्स या फिर पंपास? पूछा जा रहा है समशीतोष्ण घास के मैदान इसमें से कौन कौन से हैं? तो ये हैं डाउन्स और पंपास, यानी कि सी विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? नहीं है पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, शैवाल या फिर सौर ऊर्जा? तो कौन से अजैविक घटक नहीं है? यह है शैवाल। इस तरह से सी ऑप्शन सही है। फिर से सूची को सूची 2 से मिलाना है। सूची में है एक तरफ दिया है घास के मैदान और दूसरी तरफ दिया है उसके क्षेत्र। स्टेपी कहाँ पे है? तो यह रूस यानी कि यूरोप में है। स्टेपी यूरोप यानी कि रूस की बात हो रही है। पंपास यह दक्षिण अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना में है। दक्षिण अमेरिका, अमेरिका है, अफ्रीका नहीं है, ध्यान रखना है। डाउन्स ये तो पता है ऑस्ट्रेलिया में और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है। इस तरह से बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च पोषण स्तरों से श्वसन द्वारा होने वाला ऊर्जा ह्रास अपेक्षाकृत कम होता है। बी है उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के उपयोग में कम सक्षम होती हैं। सी है निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है। और डी है आहार श्रृंखला युक्तितः लंबा होने का प्रयास करती है। इसमें डी वाला ऑप्शन जो है सबसे सूटेबल है, करेक्ट है। आहार श्रृंखला युक्तितः यानी कि युक्तितः लंबा होने का प्रयास करती हैं। इस तरह से सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम होप करते हैं यानी कि उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी यानी कि टीजीटी पीजीटी, इसके साथ साथ एलटी ग्रेड और केबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल का जो प्रैक्टिस सेट है उसकी हम बात करेंगे। और यह सेशन जो होता है रोज़ सुबह में 10 बजे होता है, तो आप 10 बजे ज़रूर विजिट करें और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और यह कोशिश करें कि आप 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि 15 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी स्थिति आपकी है। यदि आप कम कर पा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है। चलिए
शुरुआत करेंगे इसमें आज के सेशन की। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता को बढ़ावा नहीं देता है? नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन, ऊर्जा के निवेश एवं निर्गम में संतुलन, विभिन्न जैविक भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता। डी है मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा डी, मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है? एल नीनो, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, ध्रुवीय अग्र, उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है वायुदाब का वितरण, पवनों की दशा, वर्षा की मात्रा या फिर तापमान। क्या है यह? यह तापमान है। तापमान को यह नहीं दर्शाता है। डी सही है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो या फिर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यह क्वेश्चन फैक्चुअल है और इम्पोर्टेंट भी है। जापान, भूटान, नॉर्वे या फिर इटली किसको कहते हैं? इसे कहते हैं नॉर्वे को। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। किसको? जापान को। इसको बोलते हैं उगते सूर्य का देश। जबकि नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। और नॉर्वे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक वृत्त पर अवस्थित है। अतः यानी कि जो अर्धरात्रि होती है वह क्षितिज पर लाल सूर्य दिख जाता है, जिसके कारण नॉर्वे को यह नाम दिया गया है। तो सी ऑप्शन सही है। हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव या फिर श्रीलंका। यह श्रीलंका के रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ईगर ज्वारी भित्ति का संबंध किस नदी से है? सेंट लॉरेंस नदी, अमेजन नदी, ट्रेंट नदी या फिर सीन नदी। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ट्रेंट नदी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दैनिक पवन तंत्र है? मानसून पवन, स्थल एवं सागर समीर, ध्रुवी पवन या फिर चिनूक पवन। कौन सा है? यह स्थल एवं सागर समीर है। बी ऑप्शन आराम से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे या फिर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। कैसे होती है यह? होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। तो बी ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं? पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण, पूर्वी तीव्रीकरण के कारण, उत्तरी तीव्रीकरण के कारण या फिर दक्षिणी तीव्रीकरण के कारण बहती हैं? पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण। तो ए वाला जो ऑप्शन है वह सही है। अब बात करते हैं, एक तरफ दिया स्थलाकृति और दूसरी तरफ दिया उसके जो एजेंट हैं। आइए बात कर लेते हैं। तीक्ष्ण कटक जिसको अरेत भी कहते हैं, यह क्या है? एक हिमानी है। पोल्जे क्या है? पोल्जे एक भौम जाल है। यारडंग क्या है? एक पवन है। और गार्ज क्या है? बहता हुआ जल है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 1। इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, जो आप सोच भी रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर से वही देखिए। डावर क्या होता है? तो डावर एक भृगु क्लिफ है। डावर भृगु क्लिफ है। हडसन मोहाक क्या है? यह नदी घाटी है। किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक पर्वत है जो कि स्थित कहाँ पे है? यह तंजानिया में है।
बोलीविया क्या है? बोलीविया एक बेसिकली पठार है। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक या फिर विंध्य? सबसे नई पूछा गया है, तो सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सा है? शिवालिक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वह टर्शियरी युग में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्राप्ति अवस्था के आधार पर कौन सी स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? डाइक, लैकोलिथ, सील या फिर परिपोषित? 53 की बात कर रहे हैं, यह क्या है? यह है परिपोषित हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नदी के मोड़ों के अवतल किनारे के अपर्दन से निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? अधः कर्तित विसर्प, अंतर्गथित पर्वत स्कंध, वी आकार की घाटी या फिर क्षिप्तिका? 54 की बात कर रहे हैं, यह अधः कर्तित विसर्प हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? श्रृंगपुच्छ, हिमानी, गासी, मरुस्थल, अवनमन कुंड, नदी, ट्रोम्बोलो, कास्ट? पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह जो हो जाएगा डी, ट्रोम्बोलो जो है ये कास्ट नहीं है। बाकी ये 3 क्या हैं? सुमेलित हैं। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? धूमधाम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हवाई में मोना लाओ किस लिए प्रसिद्ध है? वर्ष 1950 से समुद्र तल में वृद्धि की मॉनिटरिंग के लिए, बोटेनिकल गार्डन के लिए, वर्षा की मॉनिटरिंग के लिए या फिर वर्ष 1957 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए? 56 पे बात करते हैं, यह डी हो जाएगा। 1957 में, सॉरी वह 1975 है। 1975 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए हवाई द्वीप में मोना लाओ प्रसिद्ध है। जो हवाई द्वीप का प्रमुख ज्वालामुखी है ये 1975 है। डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विसुवियस इटली में है, इरेबस अलास्का में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और मोना लाओ हवाई द्वीप में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 57 की बात करते हैं। जो इरेबस है वह अंटार्कटिका में है, न कि अलास्का में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी विसुवियस इटली में करेक्ट है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और मोना लोआ हवाई द्वीप में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यूएसए का। आ भी गया क्वेश्चन। अलास्का का, इटली का या फिर जापान का? तो अभी आपने यदि ऊपर ध्यान दिया होगा तो कहाँ पे है ये? यूएसए में है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, यह बुध हो जाएगा। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा और सायंकाल का तारा भी कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी? तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, यह शुक्र है, जिसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है भली धूमधाम से करेक्ट है। स्टेरॉइड बेल्ट किन ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति अरुण, बृहस्पति शनि या फिर बृहस्पति मंगल? स्टेरॉइड बेल्ट यह स्थित है बृहस्पति और मंगल के बीच में। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन